हेलो एंड वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। आपका आज का जो टॉपिक रहेगा वो लॉन्ग कंटेंट और बेसिकली आपका एपीपीएससी सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ में एपीएसएसबी में इससे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप कि माय डियर स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। ये टॉपिक है ट्राइबल ऑटोनॉमी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, यानी कि आपका फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल, स्पेशली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट परस्पेक्टिव। फिफ्थ जो शेड्यूल है वो बाकी ट्राइबल स्टेट्स में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन है। सिक्स शेड्यूल आपका पेनिनसुलरी जो रीजन है इंडिया का, उसमें भी आइलैंड जो नेशंस यूनियन टेरिटरी है उसमें भी प्रिवेलेंट है। लेकिन ये जो टॉपिक है हम बिल्कुल भी इसको जितना हो सकेगा नॉर्थ ईस्ट का पर्सपेक्टिव से आपको हम लोग एक्सप्लेन करके विल शी दैट। ओके, सो फर्स्ट थिंग, सो द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन बिगिंस विद द स्लाइड, जिसमें हम फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल दोनों को हम क्लासिफाई करेंगे कि दोनों क्या है, फिफ्थ शेड्यूल क्या है और सिक्स शेड्यूल क्या है। ठीक है, अगर आप देखेगा कि फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रोटेक्शन देता है ट्राइबल एंड गवर्न्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। शेड्यूल एरियाज का जो गवर्नेंस है, साथ ही साथ वो ट्राइबल प्रोटेक्शन के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ का की प्रोविजन में अंदर में ये कौन सा आर्टिकल में पड़ता है, ये आता है आपका आर्टिकल 2441 सेक्शन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स, जिसमें पैराग्राफ 1 से लेके 5 तक है ना। उसके बाद इसमें कौन कौन रहता है बोलने से, इट कंसिस्ट ऑफ एससी मेंबर्स। ठीक है, और यहाँ में जितना है एडवाइस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल्स के ऊपर है। उसके बाद इसका जो पावर्स है, कंप्लीट पावर इसका पावर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर में है। वो पर्टिकुलर एरिया को डिक्लेयर एंड अल्टर कर सकता है एज ए शेड्यूल एरिया। ठीक है, और जितना भी विथहोल्ड एंड अप्रूवल है वो गवर्नर का रेगुलेशन के अंदर में आ जाता है। यानी कि फिफ्थ शेड्यूल जो आपका ट्राइबल प्रोटेक्शन और गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, आर्टिकल 2441 सेक्शन 1 उसको आप याद कर लीजिए। ओवरऑल इसका जो पावर जो है कंट्रोलिंग प्रेसिडेंट का अंदर में है, और ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट पर्टिकुलर स्टेट का जो गवर्नर संभालता है। उसके बाद आता है आपका सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये ज्यादातर आपका ट्राइबल डोमिनेंट एरियाज ऑफ द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है। तो एग्जाम के लिए आपको याद करना है 4 स्टेट, नॉर्थ ईस्ट का ये जो 4 स्टेट है, इसी में आपका सिक्स शेड्यूल इंप्लीमेंट है। सिक्स शेड्यूल आपको क्या देता है, वो आपको ऑटोनॉमी यानी कि सेल्फ राइट सेल्फ रेगुलेशन का हक देता है। ठीक है, और सिक्स शेड्यूल को हम कैसे ऐड किया है, बेस्ड ऑन द बोर्दोलोई कमिटी। 1947 से 1948 का जो बोर्दोलोई कमिटी आया था, वो बोर्दोलोई कमिटी लीडेड बाय गोपीनाथ बोर्दोलोई, जो कि असम का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहा है, लोकप्रिय जिसको हम बोलते हैं। तो ही वाज, उसका रिकमेंडेशन और इंट्रोडक्शन का थ्रू से 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट हो गया है आपका सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल फिर क्या देता है, आपको एक लिमिटेड ऑटोनॉमी देता है स्पेशली ट्राइबल रीजन में, सो दैट आप अपना जो राइट्स कल्चर एंड एथनिसिटी उसको प्रिजर्व कर सके। ओके, नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये नीड क्यों है। ठीक है, ये क्यों नीड है, बिकॉज अगर आप देखेगा ये जो ट्राइबल पॉपुलेशंस है ना, ट्राइबल सोसाइटी से, ये इंडिया का एक पेरिफेरल कम्युनिटीज सिर्फ नहीं है, बल्कि ये भी एक ट्राइबल एंटिटीज है, लिविंग एंटिटीज। और थ्रू द कॉलोनियल यानी कि कॉलोनियल एरा में ये जो सोसाइटी का जो इकोसिस्टम था वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि वही जो डिस्टर्ब इकोसिस्टम है उसको दोबारा थ्रू द यूजिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉज लाइक फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल, वो स्लोली स्लोली ये ट्राइबल कम्युनिटीज को हील कर सके। ठीक है, और उसमें रिफॉर्मेशन लेके आ सके। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है ये, नेक्स्ट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंगेजमेंट विद द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपको याद करना है, जैसे आई हैव टोल्ड यू, ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज वो एक जस्ट कोनार में रहने वाला एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक सोसाइटी नहीं है, बल्कि वो लोग एक लिविंग आइडेंटिटी से जो एक बहुत प्रोफाउंड इकोसिस्टम को वो लोग हैंडल करता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में वो ट्राइबल कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज करना, वो उसका मॉरल पॉलिटिकल एंड सिविलाइजेशन पोजीशन को मार्क करता है। ठीक है, यहाँ में जितना है आपका जो प्रोविजन है 5 और 6 में, ये वेलफेयर प्रोविजन के अलावा, ठीक है, इट इज नॉट ओनली ए वेलफेयर पोजीशन मतलब प्रोविजंस, बल्कि ये एक इंक्वायरी है कि किस तरह से एक मॉडर्न स्टेट
नेगोशिएट करेगा एग्जिस्टिंग एंशियंट सोसाइटी के साथ, ठीक है। यहाँ में किस तरह से आपका जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन अलोंग विद द एंशियंट जो सोसाइटी है उसको किस तरह से मर्ज करके एक बहुत बेहतरीन फेडरल सिस्टम इकोसिस्टम बना सके। ओके, नेक्स्ट। सो आपको ये मालूम होना है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशंस है वो सिर्फ एक पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, जिसको आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है। वो लोग का खुद में ही बहुत सा वो लोग जो लैंड का ओरिजिनल ओनर हम मान सकता है, नॉर्थ ईस्ट एरिया का सब ओरिजिनल लैंड ओनर मान सकते हैं। सो आपका जो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल को अगर हम अंडरस्टैंड करने से क्या करेगा, ये आपको बेटर हिस्टोरिकल एंड नॉर्मेटिव का एक बेटर पिक्चर दे सकेगा, कैनवस दे सकता है, ठीक है। अगर हम कुछ चीज़ का बारे देखता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसका हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी या तो हिस्टोरिकल स्टोरीज और या तो हिस्टोरिकल नॉमेट्स जो हमको बताता है कि फिफ्थ शेड्यूल आया कैसे है, सिक्स शेड्यूल आया कैसे है और प्रेजेंट उससे रिलेटेड क्या प्रिवेलेंट प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ में अगर आप देखें इंडिया का जो इंडिजिनियस सोसाइटीज है, ठीक है, वहाँ का वो लोग का सोशल इकोनॉमिक स्पिरिचुअल लाइफ्स वो लोग का फंडामेंटल अपना जो फंडामेंटल वैल्यूज होता है। और अगर इफ़ यू सी जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो लोग का अपना जो बिलीफ है दैट बिलीव इज नेचुरलिस्टिक एंड एनिमलिस्टिक बिलीफ होता है वो लोग का। ऐसा बिलीव जो वो लोग का जो फॉरेस्ट होता है उसी से बहुत स्ट्रांगली, फॉरेस्ट एंड लैंड से बहुत स्ट्रांगली रूटेड होता है। वो लोग का आइडेंटिटी होता है। एंड इसीलिए ये सब जो सोसाइटी होता है आपका जो ट्राइबल स्टडीज ट्राइबल पीपल का, वो लोग को गवर्न करने के लिए और वो लोग को अंडरस्टैंड करने के लिए और वो लोग को एज ए लिविंग एंटिटी बनाने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो लोग का जितना भी फॉरेस्ट लाइफ है उसको हम हो सकने से कंजर्व कर सके और वो लोग का जो एथनिसिटी है, इंडिजीनियस जो कैरेक्टर्स है उसको हम प्रिजर्व कर सके, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ में बताया गया है कि कॉलोनल डिस्ट्रप्शन यानी कि आपका जो कॉलोनल इरा ब्रिटिश एरिया जो था वो जो ये प्रिवेंटिव जो डेवलपिंग इकोसिस्टम है उसको कम्प्लीटली डिस्टर्ब कर दिया है ना। जैसे कि आपका फॉरेस्ट लॉ या तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट है ना, या तो सेंट्रलाइज लैंड अथॉरिटी, और ऐसे डिस्प्लेसमेंट का वजह से आपका जो कम्युनिटी है स्पेशली ट्राइबल पॉपुलेशन का वो पॉपुलेशन जो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हुआ है। आपको हम बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कोशिश करता है कि वो उसको हील कर सके और उसको फिर से बना सके, ठीक है। तो ये जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे रिकॉग्नाइज टू थिंग्स, वो लोग जो ट्राइबल पॉपुलेशन में दो चीज़ को वो लोग रिकॉग्नाइज किया है। सबसे पहले कि ट्राइबल कम्युनिटी जो है उसको एक प्रोटेक्शन चाहिए फ्रॉम द एक्सटर्नल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि बाहर का एक्सप्लोनेशन से वो लोग को प्रोटेक्शन चाहिए। दूसरा, ये लोग को एक इंटरनल सिस्टम चाहिए, गवर्नेंस सिस्टम, इंटरनल गवर्निंग सिस्टम जो वो लोग का पर्सपेक्टिव से देख के उसको मार्क कर सके और वो लोग को भी सिविलाइजेशन की ओर लेके जा सके, ठीक है। ये दो कंसेप्ट को समझने के बाद फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग दो फिलोसॉफी फॉर्म किया, यानी कि दो चीज उसका रिजल्ट में निकला है। फर्स्ट चीज था कि वो लोग एक प्रोटेक्टिव ट्रस्टीशिप, ठीक है, वो लोग एक प्रोटेक्टेड ट्रस्टीशिप इन द फॉर्म ऑफ इन द मॉडल ऑफ फिफ्थ शेड्यूल को वो लोग इंट्रोड्यूस किया है। दूसरा, एक सेल्फ गवर्निंग ऑटोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ सिक्स शेड्यूल को वो लोग इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। वो लोग का जो कंसेप्ट था एक ट्रस्टी बनाना, मतलब मॉडल बनाना जो गवर्न करेगा और प्रोटेक्शन देगा अंडर फिफ्थ शेड्यूल, और दूसरा एक सेल्फ गवर्निंग ऑटोरिटी फॉर्म करेगा अंडर द सिक्स शेड्यूल। उसके बाद देन लेट्स सी द कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी, है ना, नेक्स्ट टॉपिक में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो दो फ्रेम वो बनाया है, यानी कि फिफ्थ शेड्यूल एक ट्रस्टी मॉडल एंड सिक्स शेड्यूल एज ए सेल्फ गवर्निंग बॉडी, उसका मेन कंसेप्ट क्या है कि वो जो जितना भी ट्राइबल रीजन्स है उसको एक सिंगल गवर्नेंस लेंस से ना देखे बल्कि वो एक फेडरलिज्म बनाने की कोशिश करे, ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट में ये फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन इट स्पीक्स ऑफ फेडरल प्लूरलिज्म। नाउ ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस
पेपर 2 जो सिविल सर्विस का पेपर होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, और ये क्वेश्चन जनरली इस तरह से, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इस तरह का टर्म्स जो एग्जाम में पूछा जाता है। सो फेडरल प्लूरलिज्म आपका नॉर्थ ईस्ट का कंसेप्ट से निकलता है, तो इसको आपको समझना है। फेडरल का मतलब क्या होता है? जब आपका जितना भी डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट होता है, सेंटर एंड स्टेट का बीच में जो पावर है उसका डिवीजन होना। और प्लूरलिज्म का मतलब क्या है? एवरी सेक्शन, है ना, सेक्शन ऑफ गवर्नेंस लेके आना। और ईच गवर्नेंस क्या होता है? आपका कल्चर हो, है ना, डाइवर्स एथनिसिटी हो, एथनिक हो, वो सब को रिकॉग्नाइज करके एक साथ एकोमोडेट कर सकना, टुगेदर एकोमोडेट कर सकना, टुगेदर एकोमोडेट। ठीक है, टुगेदर अगर वो एकोमोडेट कर सकना, उसी को हम फेडरल प्लूरलिज्म बोलता है। और गवर्नर का जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक टारगेट क्या है, उसका फिलोसफी क्या है? वो एक सेल्फ मॉडल स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाना, और एक फेडरल प्लूरलिज्म बनाना, नॉट ओनली एन एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में, बल्कि एक एथिकल एकोमोडेशन के फॉर्म में। ठीक है, सो फिफ्थ शेड्यूल, जैसे स्टेट एज प्रोटेक्टर, जहाँ में गवर्नर प्रेसिडेंट का ऑन बिहाफ में स्टेट को देखेगा, मतलब स्टेट का जो शेड्यूल एरिया है उसको देखेगा। और सिक्स शेड्यूल एज ए कम्युनिटी गवर्निंग बॉडी, लेकिन लिमिटेड। ठीक है, सो दूसरा एक मॉडल जो आपको शील प्रोड्यूस करेगा, प्रोटेक्शन देगा, और दूसरा मॉडल आपको एम्पावर करेगा। ठीक है, सो यहाँ में क्या है, ये जो फिलोसॉफी, ये जो सिस्टम डाला है, ये सिस्टम बेसिकली एक पॉलिटिकल मोरालिटी के अंदर में आ जाता है, कि ये आपका मोरालिटी है कि आप एक को एम्पावर करना और एक को शील करके गाइडेंस प्रोवाइड करना। ओके, सो नेक्स्ट फिफ्थ जो शेड्यूल है उसके बारे में थोड़ा हम, कैनोपी मीन्स वो कैसे फॉर्म हुआ है, कैसे आया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में यू हैव टू रिमेंबर, जितना भी ट्राइबल एरियाज है उसका जो पॉलिटिकल मार्किंग, जब तक किसी ट्राइबल एरियाज को हम नाम नहीं देता है, सपोज फॉर एग्जांपल कुछ भी चीज़ का जब तक नाम नहीं देता है, हम उसका मार्किंग नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे आपका जो जितना भी ट्राइबल एरियाज है उसको कॉलोनियल समय में किस तरह से रिकग्नाइज मिला है? सबसे पहले इनर लाइन परमिट इंट्रोड्यूस करने की वजह से, इनर लाइन इंट्रोड्यूस करने की वजह से पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्राइबल फ्रंटियर हिल एरियाज का रिकॉग्नाइज होके स्टार्ट होता है। और ये इनर लाइन परमिट सबसे पहले 1873 में इंट्रोड्यूस होता है बाय बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1875। ठीक है, मतलब पहले लाइन बनाया उसके बाद रूल को बनाया, ये याद रखो। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव। और ये जो क्वेश्चन है इनर लाइन परमिट का, ये तो बहुत बार पूछ चुका है। इनर लाइन परमिट 1873 में बेस्ड ऑन बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1875, उसमें कंफ्यूज मत हो, पहले लाइन बनाया फिर रूल बनाया, कि ये रूल से हम उसको मार्क करता है, जितना भी फ्रंटियर हिल एरिया से उसको मार्क करता है। उसके बाद लेटर फेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में एक स्टेटस दिया स्पेशली दोज फ्रंटियर एरिया को एज ए एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज। ठीक है, सो आपको रिमेंबर करना है, ये गवर्नमेंट ऑफ एक्ट है ये वाला 1935 का, ये भी आपको वन ऑफ द मेन मतलब सिस्टम है जिससे आपका सिक्स शेड्यूल आने का, मतलब सिक्स शेड्यूल भी आता है उसी के थ्रू से। तो उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू का जो ट्राइबल पंचशील है, ये भी क्या है, मतलब नॉन इंटरफेरेंस का जो पॉलिसी था, नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस या तो गो स्लो पॉलिसी, ये सब पॉलिसी जो आपका नेहरू का बेस्ड ऑन वेरियर एल्विन का रिपोर्ट। ना वेरियर एल्विन कौन है बोलने से यू हैव टू रिमेंबर, वो एंटोलॉजिस्ट था। ठीक है, एंथोलॉजिस्ट, ह्यूमन राइट्स एंथोलॉजिस्ट जो आपका एक्सटर्नल मिनिस्टर को रिपोर्ट करता था, वो भी ट्राइबल के लिए। सो ये जो एंथोलॉजिस्ट जो ही सजेस्टेड कि ट्राइबल को अपना ही फेस में डेवलपमेंट लाने से ठीक है, अदरवाइज डाइल्यूशन हो सकता है, वो लोग का जो कल्चर और एथनिसिटी में डाइल्यूशन हो सकता है। इसीलिए सच नॉन इंटरफेरेंस एंड गो स्लो पॉलिसी आपका नेहरू जो स्पेशली ट्राइबल यानी कि ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ वो मेंटेन किया है। ठीक है, उसको अपना ही फेस में डेवलपमेंट लेके आना। उसके बाद नेक्स्ट चेंज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको
फिफ्थ शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में फरवरी 1948 को सबसे पहले इसको ड्राफ्ट किया गया था और इंट्रोड्यूस किया गया था विद द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950 और उसके बाद एक बार ही सिर्फ इसका मॉडिफिकेशन हुआ है, वो भी 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, यानी कि स्टेट रिफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल। सो ये फिफ्थ शेड्यूल का हिस्ट्री आपको पता चल गया है ना। एंड फिफ्थ शेड्यूल जी आप देख सकता है कौन कौन सा एरियाज, सच एरियाज, ये सब एरिया में उसका रिप्रेजेंटेशन है शेड्यूल एरियाज। उसके अलावा ये ट्राइबल का ये जो एरिया है यहाँ में भी इसका प्रेजेंट है ना। सो फिफ्थ शेड्यूल जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली शेल्टर बना है स्पेशली फॉर शेड्यूल एरियाज। ठीक है, स्पेशली आपका सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडियाज में एंड साथ साथ आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर कि वो एक ट्रस्टी सील प्रोटेक्शन देता है फिफ्थ शेड्यूल। सो इसका लॉजिक क्या है ना। सो इसका लॉजिक में आपको क्या दिखाई देगा, कॉन्स्टिट्यूशनल, इसमें आपका जो गवर्नर है वो एक्ट करता है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस आपका गवर्नर बनता है और इसमें ट्राइबल एडवाइजरी बॉडी ज्यादातर फॉर्म होता है आपका कम्युनिटी इंटरेस्ट के लिए। और स्टेट जो यहाँ में सिर्फ ट्रस्टी बनता है, ट्रस्टी का मतलब क्या है, देखभाल करना, कंप्लीट ओनरशिप नहीं, सोवरिन ओनर ऑफ द ट्राइबल स्टेट नहीं बनता है। ठीक है, वो सिर्फ ट्रस्टी है, देखभाल करना और उसको प्रोटेक्शन देना फ्रॉम आउटसाइड एक्सप्लॉयटेशंस। सो दूसरा है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। नाउ विद द चेंज इन द ग्लोबलाइजेशन, जैसे ग्लोबलाइजेशन रैपिडली इन्वॉल्व हो रहा है, डिफरेंट मॉडर्नाइजेशन का सिस्टम चल रहा है, तो उसमें आपका ये जो इम्प्लीमेंटेशन यानी कि ट्रस्टी मॉडल कभी कभी ये ब्यूरोक्रेटिक हो सकता है। ठीक है, कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच का सिस्टम हो सकता है। इसमें बेस्ट एग्जांपल आपको हम, जैसे आपका हम लोग का जो प्रेजेंटली अरुणाचल प्रदेश का ही हम ले रहे हैं एग्जांपल। अरुणाचल प्रदेश में जो सियांग डैम है ना, सियांग मल्टीपर्पज जो डैम है, इसका एक एग्जांपल बेस्ट है आपका फिफ्थ शेड्यूल के अंदर में। ठीक है, सो इफ यू सी कि ये जो सियांग डैम है, यहाँ में गवर्नमेंट का अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट ये एक ऐसा डैम है जो आपका फ्लड कंट्रोल कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, कंट्री को एक एनर्जी मतलब डेफिसिट से एनर्जी सफिशिएंट वाला नेशन बना सकता है। उसके अलावा ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ करा सकता है। और दूसरा चाइना का जो डैम बन रहा है वही रिवर में, उसको वो कंट्रोल कर सकता है कि नहीं। सो दीज आर गवर्नमेंट का ये है मतलब जो चार्जशीट उन्होंने जो डाला है पॉइंट्स है, ये गवर्नमेंट का पॉइंट्स है। लेकिन आपका जो पीपल है यानी कि ट्राइबल पीपल्स, वो ये डैम का अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि ट्राइबल सिंस टाइम, पहले भी हम आपको बताए, वो लोग का जो लैंड है वो लोग का आइडेंटिटी है। सो लैंड को वो लोग कभी भी छोड़ना नहीं चाहते एंड सच मासेस ऑफ मेकिंग दोज डैम वहाँ का जो वाटर इकोसिस्टम को हैम्पर कर सकता है और उसका वजह से वो लोग का जो कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर जिस पे वो लोग डिपेंड करता है, उसको भी वो मतलब इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा पीपल का डिस्प्लेसमेंट यानी कि वो लोग का ओरिजिनल जगह से वो लोग को कहीं और डिस्प्लेस करना। सो सच डिस्प्लेसमेंट एट ए लेटर मतलब बहुत वो लोग का जो एज, वो लोग का फोर फादर से लेके वो जमीन में बेचने वाला, उसका एक क्लोज अटैचमेंट होता है वो लोग के साथ। सो सच थिंग एक सेंटिमेंटल एंड एक बिलीफ रखता है लैंड के साथ। सो इसलिए वहाँ का पीपल इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर रहा है। तो सच रिवोल्ट कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच होने के देता है, जहाँ में अकॉर्डिंग टू दोज पीपल, दोज एनजीओज दे से कि किस तरह से गवर्नमेंट जो पुलिस फोर्सेस को बढ़ा रहा है, बाय फोर्स बना रहा है ना। सो ये सब चीज़ आपको सोशल मीडिया में देखने को मिलता है। जो क्वेश्चन करता है क्या फिफ्थ शेड्यूल सच में एक ट्रस्टी मॉडल है या तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच बन गया है, दिस इज द मेन क्वेश्चन। और इसमें इतना दूर का एग्जांपल डालने से बेहतर अरुणाचल प्रदेश का जो सियांग डैम का इश्यू है वही सबसे बड़ा क्वेश्चन राइज करता है अबाउट द रोल ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल। उसके बाद आपका जो पंचायत एक्सटेंशन है, ये इसका जो ग्रासरूट लेवल में गवर्नेंस जो डाला है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि वो कोशिश करता है कि गवर्नेंस एट द ग्रासरूट लेवल, ओके, गवर्नेंस एट ग्रासरूट लेवल में वो इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, गुड गवर्नेंस एक द सबसे लोएस्ट लेवल में गुड गवर्नेंस प्लेस कर सके, है ना। और ऐसा करने से क्या होता है, वो कोशिश कर सकता है डिसीजन मेकिंग में आपका विलेज को इन्वॉल्व करने, स्पेशली टू द इश्यूज रिगार्डिंग टू द लैंड, फॉरेस्ट एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है,
सो दूसरा ये है कि ये स्टैट्यूटरी टैक्स है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमेशा कुछ और ही होता है। लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो पंचायत एक्सटेंशन बॉडी का थ्रू वो कोशिश करता है कि इन एवरी डिसीजन मेकिंग आपका जो सीबीओस ऑफ द लोकल कम्युनिटीज वो इन्वॉल्व रहे। उसके बाद दूसरा, प्रोटेक्शन विदाउट पावर कैन बिकम पैटर्नलिज्म। सो फिफ्थ शेड्यूल से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है, पैटर्नलिज्म, प्रोटेक्शन विदाउट पावर कैन बिकम पैटर्नलिज्म। इस तरह से टॉपिक जो आपका ना जीएस जो पेपर 2 होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके इसका मतलब है समटाइम्स आपका ये जो ट्रस्टी मॉडल यानी कि फिफ्थ शेड्यूल का जो गवर्नर है इंचार्ज और साथ ही साथ ट्राइबल एडवाइजरी बॉडी हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, तो ये जो ट्रस्टी बॉडी समटाइम्स ऑन बिहाफ ऑफ दोस लोकल रिप्रेजेंटेटिव खुद से डिसीजन लेता है, किसी का राइट्स और उसका जो वैल्यूज को रख के बिना खुद से वो लोग के लिए कम्युनिटी का बेस में डिसीजन जब लेता है, तब हम बोल सकता है कि प्रोटेक्शन विदाउट पावर वो पैटर्नलिज्म हो सकता है। ठीक है, सो ऐसा पावर जो आपका फिफ्थ शेड्यूल से रिलेटेड टेंशन टाइम टू टाइम आपको एक्सपीरियंस करने मिल रहा है, जैसे सियांग डैम हो गया, और उसके अलावा आपका झारखंड में जो फॉरेस्ट रिजर्व को लेके फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट हो गया, ओडिशा का हो गया। ठीक है, सो वो सब एग्जाम्पल इसका अंदर में पड़ जाता है। ओके उसके बाद सिक्स शेड्यूल होगा। सिक्स शेड्यूल यानी कि इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी अथॉरिटी, जहां में एक लिमिटेड सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटी आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है, स्पेशली टू ट्राइबल स्टेट्स। तो इसमें भी हम इसका क्या देखेंगे, थोड़ा सा पहले इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, सो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में वो कैसे फॉर्म हुआ है, और दूसरा उसका मॉडर्न स्टेट में उसका क्या स्टेटस है, क्या वो आपका जो मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे अभी भी क्लैश करता है या एकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, सो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में हमको ये मालूम करना है। तो ये सबसे पहले स्टेट ऑटोनॉमी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसका बारे में बताया गया है, जिसमें एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया के बारे में बताता है, और जो बोलता है कि वहां में एक ऑटोनॉमी एंड एक सेल्फ गवर्नेंस बॉडी का बनाने का प्रस्ताव रखता है। उसके बाद लेटर ऑन बोर्दोलोई कमिटी, जो कि हेडेड बाय गोपीनाथ बोर्दोलोई, उससे हेड करके 1947 से 1948 में ये बनता है, और ये बॉडी जो आपका रिकमेंडेशन बनाता है, और वही रिकमेंडेशन लेटर ऑन आपका कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 को ऐड होता है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर ये बोर्दोलोई कमिटी में और क्या क्या रिकमेंडेशन होता है। ये रिकमेंड करता है सिक्स शेड्यूल के लिए। ठीक है, सिक्स शेड्यूल यानी कि सेल्फ ऑटोनोमस के लिए। सिक्स शेड्यूल के अलावा ये क्या रिकमेंड करता है, बॉर्डर डेमार्केशन के लिए, बॉर्डर डेमार्केशन के लिए। उसके अलावा वो वहाँ का जो राइट्स होता है, राइट्स के लिए, जो वहाँ का जो सिटीजन है उसका राइट्स के लिए। उसके बाद उसका जो पुलिस फोर्स के लिए, ये सब आपको याद करना है बोर्दोलोई कमिटी के अंदर में। ठीक है, सो आगे जाके बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन हेडेड बाय गोपीनाथ बोर्दोलोई आपका 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंट्रोड्यूस एंड एडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, वो याद करना है आपको। सो दूसरा, नॉर्थ ईस्ट का ये जो डिमांड है फॉर द सिक्स शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल के लिए नॉर्थ ईस्ट का ये डिमांड, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट एज ए जनरल इन नॉट ओनली इन फीचर्स, ना सिर्फ फीचर्स में बल्कि फूड हैबिट्स में, लैंग्वेज में, लुक्स में बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द मेनलैंड इंडिया। ठीक है, सो इसीलिए क्या करता है, एक ऑटोनॉमी फॉर द ट्राइबल पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपना कस्टमरी लॉ सिस्टम को प्रिजर्व कर सके, लैंड राइट्स को प्रिजर्व कर सके, है ना, ये सब को प्रिजर्व कर सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक सेल्फ रूल जो सिर्फ ना आपको प्रोटेक्शन देगा बल्कि आपको एक स्वराज का स्टेटस आपको फील कराएगा, सेल्फ रूल। इसीलिए एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। उसके बाद रीजनल काउंसिल का, फिर जुडिशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कस्टमरी लॉस, है ना, उसके बाद अथॉरिटी ओवर लैंड, फॉरेस्ट एंड कल्चरल प्रैक्टिस। ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिस का वो सब को रिकॉग्नाइज करने के लिए सेल्फ रूल का अंदर में, सिक्स शेड्यूल के अंदर में ये सब प्रोविजन को प्रोवाइड किया गया है। ओके, सो सिक्स शेड्यूल का प्रोविजन इंडिया में डालना वो इटसेल्फ एक गुड एग्जांपल है, जो बताता है कि
इंडिजिनियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट अलोंग विद द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के साथ विदाउट थ्रेटनिंग द नेशनल यूनिटी, वो दोनों को एग्जिस्ट कर सकता है। और स्टिल टुडे वो बहुत प्रॉपरली एंड इन ए गुड वे प्रिवेलेंट है और एक दूसरा को एकोमोडेट कर सक रहा है। ओके, होगा। सो अगर फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल इन द नॉर्थ ईस्ट क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट में जो फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल जो डाला है, वो जो आपका हिस्टोरिकल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट को रिकॉग्नाइज करता है, कल्चरल यूनिकनेस को रिकॉग्नाइज करता है ना। उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी को इम्पेरेटिव्स करता है, इंपॉर्टेंस देता है। उसके बाद नेशनल इंटीग्रिटी को वो बहुत मतलब रेस्पेक्ट करता है विद डाइवर्सिटी, है ना। डाइवर्सिटी को वो, यानी कि इंडिया में जब हम इंडिया इसे डाइवर्स लैंड, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है उसको वो इन ट्रू सेंस वो इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, सो रिमेंबर फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल पूरा नॉर्थ ईस्ट में एक हिस्टोरिकल राइट को मेंटेन करने में मदद करता है, कल्चरल यूनिकनेस को, उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी एंड द फिलोसफी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट कंटेम्पररी टेंशंस, क्या क्या कंटेम्पररी टेंशंस हो सकता है, उसमें हम क्या करेगा, सबसे पहले हम पॉसिबल क्वेश्चन जो अराइज होता है उसको देखेगा एंड देन विल सी कि कौन उसको डिसाइड करता है और आगे जाके हम क्या कर सकता है। ठीक है, सो साइड्स ऑफ कंटेम्पररी टेंशन, तो आज भी बहुत सा डिबेट होता है जहां में डेवलपमेंट वर्सेस प्रिजर्वेशन को लेके किया जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट वर्सेस प्रिजर्वेशन को लेके किया जाता है। और ये भी आपका जीएस जो पेपर है, स्पेशली आपका पेपर 1 में और जीएस का जो पेपर 2 है, इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकता है। ठीक है, जहां में आपका नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड उसका डेवलपमेंट वर्सेस प्रिजर्वेशन को लेके आपको क्वेश्चन पूछने का चांसेस होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे हो गया, हाउ टू बैलेंस कम्युनिटी सोवर्निटी विद स्टेट जुरिडिक्शन। आपका जो कम्युनिटी का लिमिटेड, आपको सिक्स और फिफ्थ शेड्यूल में लिमिटेड प्रोविजन सिर्फ दिया गया है ना, तो आप उसको किस तरह से वो कम्युनिटी सोवर्निटी को आप बचा सकेगा स्टेट जुरिडिक्शन के साथ। दूसरा, हाउ टू प्रोटेक्ट इकोलॉजिकल राइट इन ए रिसोर्स हंग्री इकोनॉमिक, जैसे कि ये जो नॉर्थ ईस्ट का जितना भी रिसोर्सेस, ये लोग को अनटेप्ड रिसोर्सेस माना जाता है। यहाँ में बहुत पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी है, मिनरल रिसोर्सेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट है ना। सो ये सब को किस तरह से वो कर सकेगा, किस तरह से आपका जो इंडिया जैसे कि डेवलप नेशन बनने के लिए उसको जो रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज नॉर्थ ईस्ट से वो किस तरह से लेगा। क्या वो फॉरेस्ट राइट को, मतलब फॉरेस्ट एक्ट डाल के पीपल को फोर्सफुली ले सकेगा ना, क्या कर सकेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन राइज होता है। सेकेंड है, हाउ टू रिकॉन्साइल कस्टमरी लॉज विद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट स्पेशली फॉर वुमेन। ये जो वर्ड है, ये आपका नागा कस्टमरी लॉज, नागालैंड का जो कस्टमरी लॉ है उसमें ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो नागा कस्टमरी लॉज आपका आर्टिकल 371 में और इसको बढ़ावा देता है, जहाँ में कस्टमरी लॉज को हाई मानता है। सो ये कस्टमरी लॉज ज्यादातर पेट्रीनियल होता है, पेट्रीनियल यानी कि फादर का लाइन से आने वाला। तो उसमें जो वुमेन का जो राइट्स है उसको लेके हम डिस्कस कर सकते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे राइट्स आपका हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में मिलता है, क्या वही सेम राइट नागालैंड का जो नागा कस्टमरी मैरिज लॉ में मिलेगा कि नहीं, है ना। तो इसमें क्लैशेस होता है। दूसरा, हाउ टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी विद इन द ऑटोनोमस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट विदाउट डाइल्यूटिंग देयर ऑटोनोमी। किस तरह से हमको एक ट्रांसपेरेंसी हम मेंटेन कर सकेगा, ये जो ऑटोनोमस गवर्नमेंट है उसमें हम कैसे मेंटेन कर सकेगा। क्या हम बिना ऑटोनोमी को डाइल्यूट किए वो जो ट्रांसपेरेंसी और वो जो इंटीग्रिटी है, क्या वो मेंटेन कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, सो दीज आर द डिबेट जो आपका डेवलपमेंट और वर्सेस प्रिजर्वेशन के बीच में राइज होता है इन इश्यू टू फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। उसके बाद सो नेक्स्ट जो होता है कि नेक्स्ट जो एक दूसरा टॉपिक है कि ये जो कंजर्वेशन है इज नो लॉन्गर अबाउट सर्वाइवल। ठीक है, कंजर्वेशन जो ना सिर्फ सर्वाइवल का बात होता है, अभी का जो कंजर्वेशन है वो आपका डिग्निटी है ना, आपका डिग्निटी, आपका ऑथोरिटी एंड फेयर पार्टिसिपेशन इन नेशनल ग्रोथ के बात आता है। ठीक है, आप जो बिना अगर कंसल्टेशन से किसी का ऑन बिहाफ में आप जब डिसीजन लेगा, इट विल लीड टू पैटर्नलिज्म। ठीक है, और ऐसा पैटर्नलिज्म आगे जाके वो क्या करता है, गवर्नमेंट ओवररीच करता है। ठीक है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच बोल सकता है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिफॉर्म्स, क्या रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं, क्या डिस्कोर्स कर सकता है, क्या क्या रिफॉर्मेशन हम ला सकते हैं। तो पहला, सबसे पहले इमर्जिंग रिफॉर्म्स प्रिंसिपल क्या क्या है। फर्स्ट थिंग हो सकता है कि गवर्नमेंट का एक क्लियर पावर, एक क्लियरिंग डिस्क्रिशन पावर्स दे सके गवर्नर को। स्पेशली 5th शेड्यूल के अंदर में जो ओवरऑल इंचार्ज होता है वो आपका गवर्नर होता है। तो गवर्नर से रिलेटेड आपको क्लियर डिस्क्रिशनल पावर्स डिसाइड करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नर का। उसके अलावा ग्रासरूट लेवल का जो गवर्नेंस है, जिसको हम ग्राम सभा बोलता है, ग्राम सभा का जो ऑथोरिटी होता है, उसको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट में उसका ऑथोरिटी को जेन्युइन और इम्प्लीमेंटेड पावर बनाना है, ना सिर्फ हियर से बनना है, वो एक स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेड पावर बनाना है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, एनहेंसिंग फिजिकल अकाउंटेबिलिटी। फिजिकल फिजिकल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है फाइनेंस का ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी रख सकना, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके पास अवेलेबल टू फाइनेंशियल आंसर्स, फाइनेंशियल आंसर्स, है ना, कि जितना भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है उसको वो आंसर करने में, उसका मतलब उसको वो आंसर कर सकना है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी रख सकना है, ठीक है। तब जाके आपको एक बेहतर फाइनेंस यानी कि फिजिकल अकाउंटेबिलिटी मिलेगा। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव का जो कैपेसिटी है, जो ऑटोनोमस में, उसको और बढ़ाना है, एनहेंस करना है, ठीक है। उसके बाद हमको रिकॉग्नाइज करना है लैंड एंड फॉरेस्ट गवर्नर राइट्स, जो कि आपका उसका हक है ना, उसके हक है लैंड और फॉरेस्ट राइट, गवर्नेंस राइट को रिकॉग्नाइज करना है ट्राइबल पीपल का, ठीक है। कि मतलब जो डेवलपमेंट है, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ दोज पीपल, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 5th और 6th शेड्यूल से रिलेटेड, वो ये कि हमको चेंज तो जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन डिसाइड करेगा क्या चेंज होगा, है ना। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, कौन डिसाइड करेगा क्या चेंज होगा, यानी कि द डीपर क्वेश्चन इज हु डिसाइड्स द चेंज, कौन डिसाइड करेगा वो चेंज को, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट का लॉजिक में अगर आप देखेगा, इफ यू सी नॉर्थ ईस्ट का लॉजिक, यू विल फाइंड कि नॉर्थ ईस्ट जो स्ट्रेटेजिक, कल्चरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनली उसका एक ऑटोनॉमी है ना, और इसका अपना ये आइडेंटिटी है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नेशनल इंटीग्रिटी, ठीक है। सो ये डिस्क्लोज में आपको ये देखेगा कि हम लोग को ऐसा रिफॉर्मेशन लाना है जो आपका कैपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रासरूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट को मदद करे। और यहाँ में एम्पावरमेंट जो जेन्युइन होना है, नॉट सिंबॉलिक होना है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉर्थ ईस्ट का लेंस, यानी कि 5th और 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट में आने के बाद भी नॉर्थ ईस्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है ना। यू विल फाइंड कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है वो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलरी बनता है फॉर द होल नेशन। जितना भी इंडिया का जो नेशन है उसके लिए बहुत सुंदर सा एग्जाम्पलरी, इट बिकम्स ए वेरी गुड एग्जाम्पलरी। जैसे कि द ऑटोनॉमी इम्प्लीमेंटेड बाय 6th शेड्यूल, it leads to stabilizing of the constitution, not destabilizing. Remember, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेगमेंट नहीं बनाता है, बल्कि उसको और भी स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है एज ए कॉन्स्टिट्यूशन, गुड कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर दैट यू कैन फाइंड स्पेशली इन द 6th शेड्यूल the customary laws, they can coexist with the constitutional democracy. जैसे कि our Hindu marriage act, it can survive along with the Nagaland marriage act. There you won't find any conflicts, but both of them can accommodate together in a society in a better way. Okay? उसके बाद community land rights, है ना, जहाँ में दूसरा ये जो 6th शेड्यूल में आपको कम्युनिटी लैंड राइट्स दिया जाता है, as well as in the 5th शेड्यूल the governor acts as a trustee model. So in such situation, they provide a safeguard to the ecology, and in return, ecology acts as a very good market system and a very good very good ecological system. बहुत better ecology को वो देता है। जैसे कि अरुणाचल का फॉरेस्ट को ही आप ले लो। अरुणाचल फॉरेस्ट, इफ यू कैन सी स्पेशली आवर ऑर्किड, है ना, अरुणाचल इज नोन एज द ऑर्किड स्टेट, जस्ट एन एग्जाम्पल। सो you can find around 601 orchid alone in Arunachal Pradesh, which itself state, yani ki India has around 1200 orchids.
of that around 601 is present in Arunachal Pradesh. So being under the fifth schedule, the governor provides a trustee model and protection to those hot biosphere reserve, and as a result it gives मतलब tourism से लेके और science and tech से लेके जितना भी resource है आपको वहाँ से economic मतलब benefit मिलता है, ठीक है. So यानी कि community land rights. आफ्टर दैट दूसरा, ये जो रेस्पेक्टिंग आइडेंटिटी, ये जो आपका नेशनल फैब्रिक को और स्ट्रेन करता है. लाइक आई सेड, द कंसेप्ट ऑफ इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कंसेप्ट ऑफ इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट एनहेंस एंड प्रोटेक्ट, एंड ये जो लॉ मोटो है उसी को वो इम्प्लीमेंट करता है. सो यू हैव टू रिमेंबर इंक्लूजन ऑफ 5th and 6th शेड्यूल, ये जो सेपरेटिज्म को नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैच्योरिटी को ये एग्जाम्पल देता है. रिमेंबर द फेडरलिज्म है ना, फेडरल प्लूरलिज्म जो होता है इंडिया इन बाय द 5th and 6th शेड्यूल के थ्रू ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैच्योरिटी को देता है. समटाइम्स क्वेश्चन में आस्क हाउ कैन वी से आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैच्योरिटी कॉन्स्टिट्यूशन. This question might ask, है ना? So in such cases, you have to use the example of 5th and 6th schedule, especially of the Northeast region. Okay. Next, conclusion perspectives, है ना? So conclusion perspectives क्या होता है? Conclusion perspectives में हम जो बता सकते हैं कि constitutional, we can speak about constitutional journey of the ट्राइबल जो गवर्नेंस है, इट्स स्टिल इन द अपकमिंग फेस, वो अभी भी कंप्लीटली अनफिनिश्ड है ना. और ये जो गोल है, इट इज उसका बेसिक गोल है कि वो एक बेनेवोलेंट प्रोटेक्शन बना सके ताकि वो कंप्लीटली एम्पावर पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पीपल वो मिल सके, ठीक है. तो गवर्नमेंट को क्या करना है, एक ब्यूरोक्रेट ट्रस्टी बॉडी से उसको एक सेंट्रल डेवलपमेंट मतलब एथिकल कॉन्स्टिट्यूशन बनना है ना, और सेंट्रल डेवलपमेंट से उसको एक इंडिजिनियस लेड डेवलपमेंट बनना है, ठीक है. सो यहाँ में इफ यू कैन सी इंडिया जो ट्राइबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, ये सबसे इंटेलेक्चुअल एम्बिशियस एंड एक्सपेरिमेंट के साथ ना पोस्ट कॉलोनाइजेशन में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है. और ये जो एक्नोलेज करता है कि स्पेशली जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है उसको जस्टिस प्रोवाइड करे, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड में उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक एकोमोडेशन प्रोवाइड करे, है ना. ये सब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है. ओके. सो इवोल्यूशन ऑफ दिस शेड्यूल कंटिन्यू होना है क्योंकि आपका जो टास्क है फेडरलिज्म प्लूरलिस्टिक, ओके, यहाँ में फेडरलिज्म प्लूरलिस्टिक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम लुक में. प्लूरलिज्म, फेडरलिज्म, प्लूरलिज्म इंडिया में बनने का, और इंडिया उसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है जहाँ में सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड होता है और उसके बाद डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट पावर प्रोवाइड करता है ताकि वो हर एक डाइवर्स कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी उसको वो एकोमोडेट कर सके, ठीक है, इंटीग्रेट कर सके, होगा. सो यहाँ में जैसे बोला ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस तब कंप्लीट होता है जब उसका सिविलाइजेशन आपका जो सेंटर के साथ मिलके प्लेस किया जाता है, ओके, होगा. सो आज का टॉपिक इतना ही है. थैंक यू माय डियर एस्पिरेंट्स. सो आई होप आपको ये समझ में आया है. अगर कुछ क्वेरीज है, गिवन नंबर है, आप लोग वहाँ में कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है. सो थैंक यू एवरीवन.